बैच आईडी क्या है आपकी? CJ6B7 ना? बाकी लोग को भी कॉल कर लो यार।
हेलो। हेलो। हाँ जितेंद्र, आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है सर आवाज। और कहाँ है आकाश? आज आकाश ज्वाइन नहीं किया। कोई इशू चल रहा है क्या उसका? चलो, लास्ट डिस्कशन क्या था हमारा? एक प्रोग्राम को बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए? आपको क्या क्या इन्वायरमेंट सेटअप करने पड़ेंगे अपने सिस्टम में? आयुष बताओ। आयुष। आयुष आ रही है आवाज़? मेरी आवाज़ आ रही है यार, क्लियर करो। यस सर। आ रही है सर। हाँ बताओ। एक प्रोग्राम, आपको जावा प्रोग्राम रन करना है आपके सिस्टम पे, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कैसे आप इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे अपने प्रोग्राम सिस्टम में? क्या चाहिए? किस चीज़ की नीड है? सर ये प्लस और ये जेडीके जेडी की और सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए जेडीके, और फिर उसे लिखने के लिए सर एक एडिटर चाहिए जिससे एडिट प्लस। हाँ आईडी। एक आईडी चाहिए प्रोग्राम लिखने के लिए, और एक क्या चाहिए? जेडीके, जो सॉफ्टवेयर हमारा कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर कोड को कंपाइल करता है और जेवीएम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है ना? ठीक है, देखो फिर से देखो सारी चीज़ें एक बार। प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स आपका अवेलेबल किस फोल्डर में अवेलेबल होता है? किसी भी फोल्डर, डी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहाँ भी आपको रखना है। मान लीजिए डी ड्राइव में आपने प्रोग्राम फाइल को रखा है, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में आपने एक जावा फाइल क्रिएट की, ए डॉट जावा। सी ड्राइव में ये आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट कराने के लिए, हम किस में एग्जीक्यूट कराएंगे? सिस्टम में। ये हमारा मॉनिटर या कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज 10101010, ठीक है, 001 बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में चाहिए। बाइनरी फॉर्म। तो जब हमारे पास प्रोग्राम, अगर हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, मान लो जेवीएम कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए हमारे पास जेवीएम है, जेवीएम एग्जीक्यूट, हम जेवीएम के डायरेक्ट क्या करें, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यस या नो? हाँ सर। डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा? नो। डायरेक्ट जेवीएम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है। क्यों? क्यों नहीं करता डायरेक्ट प्रोग्राम को जेवीएम एग्जीक्यूट? देखो, ये हमारे पास एक फाइल
नोट पैड ले रहा हूँ। नोट पैड में मैंने एक प्रोग्राम बनाया। क्लास का यूज़ क्यों करते हैं यार? क्लास का यूज़ क्यों होता है? क्लास क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्लास यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक कोई टेम्पलेट चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करने के। टेम्पलेट मीन्स कोई भी टेम्पलेट। टेम्पलेट मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, याद है? कोई टेम्पलेट, कोई इनपुट फाइल है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिट बटन, ये सारा डिटेल्स हम स्टोर करते हैं क्यों? एक क्लास में। तो क्लास क्या है? यहाँ पास आईडी, नेम, एड्रेस और सबमिट बटन। सबमिट, आईडी, एड्रेस, नेम एंड सबमिट। ये आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज। इस पेज को आपने डिज़ाइन किया किसमें? HTML, CSS या फिर एंगुलर, किसी भी हेल्प से आपने डिज़ाइन किया HTML और CSS। मान लीजिए HTML एक पेज आपने डिज़ाइन किया जिसमें क्या है? आईडी, नेम, ईमेल, एड्रेस, ये सारा डिटेल जो आप कभी भी अपने कॉलेज में रजिस्ट्रेशन वगैरह फिल करते हो, तो जो रजिस्ट्रेशन पेज आपके पोर्टल, आप जो पोर्टल पे अवेलेबल होगा वो सिर्फ ओनली आपके लिए होगा या सारे स्टूडेंट जितने भी आएंगे पर ईयर सभी के लिए सेम रजिस्ट्रेशन पेज होगा? बोलो। रजिस्ट्रेशन पेज हमेशा सेम ही होता है यार, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सर। हाँ, सभी के लिए सेम है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन पेज आप क्रिएट किया जा रहा है ये किस टाइप का है? ये आपको क्या एक टेम्पलेट बताता है ना कि एक सिंपल एक टेम्पलेट है। अगर आपको कोई भी डेटा मॉडिफाई करना है, कोई भी डेटा आपको रिस्टोर करना है, तो इस टेम्पलेट में आप अपना नेम डालेंगे। यहाँ पास मान लीजिए यूज़र का आईडी 101 और इसमें फर्स्ट टाइम जो रजिस्टर्ड किया है जैकी, इसने एड्रेस अपना कुछ भी XYZ, कुछ भी ABC एड्रेस इसने सबमिट किया। ये डिटेल सीधा कहाँ जाएगा? आपका स्टोर्ड करना होता है डेटाबेस में। मान लीजिए 101, नेम क्या होगा? जैकी, और एड्रेस इसका स्टोर होगा ABC। तो जो हम स्टोर करते हैं ये डिटेल, ये इसके लिए एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हम क्रिएट करेंगे मेमोरी क्या स्टोर करने के लिए? आईडी, नेम एंड एड्रेस। कितने मेमोरी चाहिए यार? 3 मेमोरीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी डेटा को स्टोर कराने के लिए। अगर मान लीजिए मैं इनको, इस मेमोरी को ग्रुप ना करूं, मैं इसको ग्रुप नहीं करता हूं, तो ये रजिस्ट्रेशन पेज में जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पास आईडी, नेम, एड्रेस, इसके बाद सैलरी और कौन से कंपनी में वर्किंग है, आप कंपनी में किस में काम करते हैं, और क्लासरूम क्या है आपका? क्लासरूम डिटेल बताइए, कौन से क्लास या कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ किए हैं। तो बताइए ये जो डिटेल यहाँ पास, ये कोर्स डिटेल यहाँ पास आपसे लिया जा रहा, कोर्स डिटेल। यहाँ पूछा जा रहा आपसे अपनी सैलरी बताइए, कितनी सैलरी है, और इधर बताइए कंपनी का नेम। कंपनी नेम। तो बताइए रजिस्ट्रेशन पेज, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौन फिल करेगा?
किसके लिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना है? या स्टूडेंट आईडी है? ये है स्टूडेंट आईडी, एस आईडी। बताओ इस रजिस्ट्रेशन पेज से आपको क्या लग रहा है, यूज़र को आप क्या बताना चाहते हैं, क्या उससे इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट बताओ, उसका स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, और स्टूडेंट कौन सा कोर्स ले रहा है, और उसकी कितनी इनकम है, कौन सा क्या जॉब करता है, कौन सी कंपनी में। क्या ये रजिस्ट्रेशन पेज करेक्ट है? क्या ये रजिस्ट्रेशन पेज करेक्ट है, यस या नो? नो सर। नहीं, क्योंकि आपको इस फील्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपनी और सैलरी का जो डिटेल है, ये किसी एम्प्लॉय की बात कर रहा है। आप खुद एक जितनी भी प्रॉपर्टी है, आप इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं या नहीं? स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का आपके दिमाग में चलेगा, स्टूडेंट तो सैलरी नहीं होगी यार, वो तो फीस पे करता है। आपने एक ग्रुप बना दिया ना, खुद ही ग्रुप बना दिया कि ये एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है यार, इसका ग्रुप जो होना चाहिए, जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है, एम्प्लॉय। तो इसको यहाँ से रिमूव करो, इसको एम्प्लॉय के ग्रुप में रखो। ये जो कोर्स और फीस है, ये स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है, तो आप इसको स्टूडेंट के ग्रुप में रखो। सही है। तो जो हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक, ग्रुप क्रिएट करते हैं क्या, डेटा स्टोर करने के लिए। और जो ग्रुप क्रिएट होता है वो बताता है कि इसका डेटा, जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो स्टोर करता है, इस ग्रुप का डेटा टाइप क्या है। तो ग्रुप बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, क्लास। क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़। जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, इसका ग्रुप होता है आपका क्लास। ठीक। अब टेम्पलेट किसका है, ये किसका टेम्पलेट है? आप इसमें किसका डेटा स्टोर कर रहे हैं? क्या एम्प्लॉय का डेटा गेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय का टेम्पलेट है, या स्टूडेंट का टेम्पलेट है? टेम्पलेट मीन्स एक मॉडल। ये एक क्या है, एक सिंपल मॉडल है, और इस मॉडल में डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट मीन्स जो पर स्टूडेंट एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट इसने क्या किया, अपना डेटा स्टोर करता है इसके अंदर, सबमिट किया, मेमोरी रिफ्रेश, मेमोरी रिफ्रेश। देन सेकंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कोई थिंग्स, जैसे कि ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट, व्हीकल ऑब्जेक्ट, कार ऑब्जेक्ट, टीवी, ये सारी चीज़ें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर कराना, तो ऑब्जेक्ट का जो डेटा स्टोर होता है वो किसके लिए, स्टूडेंट के लिए टेम्पलेट कौन सा सुटेबल है, किस टाइप का टेम्पलेट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए। स्टूडेंट एक क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, इसका डेटा स्टोर कराने के लिए टेम्पलेट कैसा क्रिएट करेंगे, टेम्पलेट स्टूडेंट टाइप का। तो जो इसका डेटा टाइप है, किस टाइप का डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट एक डेटा टाइप है। ये जो डेटा स्टोर करता है वो स्टूडेंट का स्टोर करता है। ठीक है। तो क्लास प्लस उसका डेटा टाइप, डेटा टाइप ये आपको रिप्रेजेंट करता है उस टेम्पलेट के बारे में, किस टाइप का आपको टेम्पलेट चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट आप टेम्पलेट बनाएंगे, तो टेम्पलेट के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है, मेमोरीज। मेमोरी क्या है, एक आईडी स्टोर कराने के लिए, नेम स्टोर कराने के लिए, एड्रेस, सिंगल डेटा स्टोर कराने के लिए। तो आईडी स्टोर कराने के लिए आपको क्या चाहिए, इंट टाइप का आईडी, देन स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस। ये आपका टेम्पलेट रेडी ना, ये टेम्पलेट आपका रेडी। अब इस टेम्पलेट में जब भी आप डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट वन, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन, इस
उसका नेम जो भी होगा वो स्टोर कहाँ होगा। तो इसके लिए वन टेम्पलेट मीन्स वन मेमोरी एलोकेट करता है कौन, आपका जेवीएम। इसके लिए मेमोरी कौन एलोकेट करेगा, जेवीएम। फिर सेकंड टेम्पलेट सेम, लेकिन मेमोरी क्या होंगी, सभी के लिए न्यू एलोकेट की जाएगी। तो जो मेमोरी क्रिएट की जाती है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी क्रिएट की जाएगी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग मेमोरी, लेकिन ये जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट सभी के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे अलग अलग डेटा स्टोर कराने के लिए। तो टेम्पलेट मतलब क्या है, सभी के पास सेम मेमोरी होगा ना, आईडी, नेम एंड एड्रेस। अब दूसरा टेम्पलेट बोलेंगे कि दूसरा टेम्पलेट क्रिएट करो, तो सेम ये भी इसी मेमोरी से क्रिएट होगा, लेकिन डेटा क्या होगा, डिफरेंट होगा। डेटा क्या होगा, डिफरेंट। टेम्पलेट में समझ में आ रहा। टेम्पलेट हमेशा क्या करता है, वो आपको क्या उसके अंदर आईडी, नेम, ईमेल में कौन से मेमोरी में स्टोर करना है। तो सिंपल इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी होगी उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से होगा। और जब रन टाइम पे यूज़र डेटा एंटर करेगा तो इसके अंदर असाइन किया जाएगा। टेम्पलेट एक सिंपल इंडिकेट करने के लिए किस टाइप का आपको डेटा टाइप चाहिए। तो हमें स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप चाहिए। तो स्टूडेंट टाइप का डेटा जो है वो कंटेन करता है इंट टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप का और स्ट्रिंग टाइप का। तो ये एक मेमोरी क्रिएट करता है आपके, इस मेमोरी को ग्रुप करता है और ये इंडिकेट करता है ये ग्रुप उस ऑब्जेक्ट को। डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स, और इस सारे डेटा जो डेटा है ये किसका डेटा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुप। ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, इस क्लास का, तो उसको बोलते हैं हम टेम्पलेट्स। क्लियर। वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज क्या होती है, डेटा टाइप क्या है, ये किस टाइप का डेटा टाइप है, स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप, ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ये किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, इसमें नंबर टाइप का, इसमें नेम स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो ये इसके डेटा टाइप्स। ठीक, अब देखो चीजें देखिए। तो जेवीएम, जेवीएम कोई भी डेटा ब्राउजर से जब डेटा रीड किया जाता है, अब यहाँ से ब्राउजर है, ब्राउजर से डेटा एंटर करेगा, तो ब्राउजर कहाँ आपका, एंटर यहाँ, डेटा यहाँ एंटर किया जा रहा है इस रजिस्ट्रेशन पेज पर। यहाँ से डेटा कहाँ जाएगा, एक सेकेंड रुको। ये आपका ब्राउज़र है, ठीक है, लोकल होस्ट, आपका लॉगिन पेज। यहाँ से डेटा हमने एंटर किया ABC, और
1 2 3 4 5 6 login. Invalid username and password. Okay. Invalid ABCD 1 2 3 4. हाँ, प्रोफाइल पे आ गया डैशबोर्ड. ओके, 1 मिनट. यूजर देखना पड़ेगा. रजिस्टर्ड यूजर है क्या? रेग यूजर, ठीक है. रजिस्टर यूजर. यहाँ पर देखिए डेटा हमने एंटर किया किसका? यूजर रजिस्ट्रेशन पेज. यहाँ एंटर किया किसका? जैकी का. ठीक है, मान लीजिए जैकी. पासवर्ड 1 2 3 4. ईमेल आईडी jackie@gmail.com. रोल इसका यूजर और सबमिट. यूजर रजिस्टर्ड. ठीक है, यूजर रजिस्टर्ड के बाद गेट ऑल एम्प्लॉय किधर है? नहीं है. यहाँ सेव यूजर ऑल रिकॉर्ड पे परमिशन. अच्छा सिक्योरिटी लगाया इसमें. एक सेकेंड. यूजर प्रोडक्ट यूजर लॉगिन और ये परमिशन किसको आपका? एक मिनट रुको, बता रहा है. सिक्योरिटी पेज पे ना, इसलिए यूजर WH यूजर रजिस्ट्रेशन यूजर टाइप ना. यूजर कंट्रोलर. अच्छा, रजिस्टर यूजर. ठीक है, यूजर रजिस्टर करने के बाद हमें परचेज आइटम कंट्रोलर जिसका ऑथेंटिकेशन क्या है? परचेज आइटम 1 परचेज आइटम यूजर नहीं है. हाँ, रजिस्टर करने के बाद परचेज आइटम यूजर रजिस्टर्ड हो गया. वो सारा डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर किया गया है. गेट ऑल डिटेल्स. जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर अप्लाई करना है. ठीक है, तो क्या नाम है? जितेंद्र. स्टेटस अभी ओपन है. शिपिंग एयर. यूजर टाइप. अभी मैंने रजिस्टर बहुत सारे पेज होते हैं. अभी मैंने सिर्फ सिंपल मैं अमित ले लेता हूँ कि यूजर टाइप है, तो एक्चुअली जितेंद्र है. जितेंद्र कोड है. ठीक है, सबमिट. अरे यार, सारा पेज क्या? अच्छा, सारे URLs मुझे वो करने होंगे ना. अच्छा, इसका कंप्लीट नहीं है इनका प्रोजेक्ट एक्चुअली रन हो रहा है ना, इसलिए पूरा पेज नहीं दिख रहा. मैं 1 मिनट. दूसरा प्रोजेक्ट जिसका कंप्लीट है उसका स्विच करके चीज़ें कैसे चलती हैं. वर्क स्पेस डेमो में चलते हैं. ठीक है, बाकी लोग अभी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया क्या? बाकी लोग कहाँ हैं? सबके सब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं.
मीडियम अश्वनी, आपका मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है नहीं? सर थोड़ा सा बाकी है। कंप्लीट कर लो इसको। ये क्या है? पोर्ट नंबर 9001, लोकल होस्ट 9001, इसका यूजर क्या है? यूआरएल पेज, फर्स्ट पेज यूआरएल क्या है? कंट्रोलर डॉक्यूमेंट परचेज कंट्रोलर, कुछ भी बोला जाए, परचेज कंट्रोलर पीओ है ना, पीओ फॉरवर्ड स्लैश पीओ फॉरवर्ड स्लैश, ये सारा मतलब ये सारी चीज़ें। तो ये इस तरह से आपको क्या है, इनपुट वगैरह देने पड़ते हैं, यहाँ से सारे डिटेल्स वगैरह लेना। और ये रजिस्ट्रेशन है, स्टेटस। सपोज मान लीजिए मैंने कोई एक नया रजिस्ट्रेशन किया, जितेंद्र, शिपमेंट टाइप ये इंडिगो, वेंडर वेंडर T123, रेफरेंस कुछ भी अभी फिलहाल 123 का, स्टेटस ओपन, क्वालिटी चेक, रिक्वायर्ड, प्लेस ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, प्लेस ऑर्डर जो हमने प्लेस किया जितेंद्र, व्यू ऑल पीओ मीन्स जो जितने भी ऑर्डर प्लेस किए गए उनकी इंफॉर्मेशन, क्लिक इंफॉर्मेशन। तो ये जितने भी ऑर्डर प्लेस किए गए हैं सारे यूजर्स कौन कौन से हैं, इसका आदिल, एयर से रिक्वायर्ड, इसका इनवॉइस जनरेशन, ऐड प्रोडक्ट ऐड करने के लिए डिटेल। लेकिन अभी देखिए इसका जो है इनवॉइस्ड दिखा रहे, इनवॉइस्ड मतलब इसने आइटम जितने भी सेलेक्ट करने थे सारे के सारे आइटम इसने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ उसका ऑर्डर कोड, इनवॉइस्ड स्टेटस, इनवॉइस्ड, इधर उसकी प्रोडक्ट की आइटम आईडी, क्या प्रोडक्ट उसने सेलेक्ट किया, उसका कितना कॉस्ट था, 10,000 रुपीज़ का, क्वांटिटी कितना सेलेक्ट किया था। अब वो चाहे तो नया प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इसकी आइटम डिलीवर्ड करने के लिए चली गई है, इनवॉइस इसकी जनरेट होगी, प्रिंट इनवॉइस। अब मैं देखता हूँ अभी जो हमने जितेंद्र का जो नया अभी कस्टमर है, नया वेंडर, ये वेंडर है एक्चुअली। ठीक है, ऑर्डर कोड वेंडर मीन्स प्रोडक्ट परचेस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। और जो अमेजोन एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, तो ये क्या करते हैं, सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट परचेस करते हैं और स्टोर कर देते हैं कहाँ, कोई गोडाउन या वेयर हाउस में। तो जो उसने ऐड किया है जितेंद्र, एक नया वेंडर है जिसका रजिस्ट्रेशन क्या है, वेंडर टाइप T123, रेफरेंस नंबर और रिक्वायर्ड क्वालिटी चेक। इसको जो डिलीवर करना है आइटम किससे आएगा, एयर से, बाई एयर। ठीक है, ऐड पार्ट नॉट ऑर्डर्ड, मतलब अभी इसने कोई भी प्रोडक्ट अभी ऑर्डर नहीं किया। ठीक है, ऐड ऑर्डर, मैंने ऐड ऑर्डर पे क्लिक किया। अब इसका देखिए ऐड ऑर्डर आईडी, ऑर्डर कोड जितेंद्र, स्टेटस अभी ओपन है। यहाँ पास बोला चूज आइटम चूज कीजिए, कौन सा आइटम लेना है, सैमसंग का, कितनी क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी चाहिए, 70 क्वांटिटी। यहाँ नीचे देखिए, जैसे मैंने ऐड प्रोडक्ट किया, ऐड प्रोडक्ट करने पर वन आइटम यहाँ ऐड हो रहा। ठीक है, सैमसंग 70,000 के हिसाब से, यहाँ से चाहे तो रिमूव कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन फिर से मैंने ऐड किया सैमसंग, क्वांटिटी 10 ऐड। ओके, नेक्स्ट आइटम वीवो का चाहिए इसको 20 ऐड प्रोडक्ट। और आइटम क्या चाहिए, आईफोन कुछ भी 500 प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट उसने ऐड किया। अब वो बोल रहा है कि मुझे सारे प्रोडक्ट क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आया है, इसका बिल अमाउंट कितना होगा, ये ओनली वन प्रोडक्ट का है, लेकिन मल्टीप्लाई किया जाएगा, कितना हो जाएगा, 10।
तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी कंफर्म। तो ये ऑर्डर क्या हो गया प्लेस्ड। अब ऑर्डर प्लेस हो गया तो इसको देखिए यहाँ पास ऑर्डर्ड, जितेंद्र का क्या हो गया ऑर्डर्ड हो गया। जनरेट इनवॉइस और प्रिंट इनवॉइस, इसने इनवॉइस प्रिंट किया तो ये पीडीएफ फाइल प्रिंट हो गया। ओके, पीडीएफ फाइल में जब जाएंगे तो यहाँ पास वेंडर इनवॉइस, वेंडर का नेम जितेंद्र, फाइनल कॉस्ट इसमें इस फॉर्म में आ रहा है एक्सेल में, एक्सेल फॉर्म में जब ये जाएगा तो एक्सेल में जनरेट करेंगे तो वो क्या है पूरा एक्चुअल अमाउंट दे देंगे, इसलिए यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लेंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना था 70,000 का था, 70,000 इंटू 10 इतना हो गया। और फाइनल अमाउंट ये है। तो शिपिंग टाइप इंडिगो, फाइनल कॉस्ट, बिल जनरेशन, डेट टाइम। तो प्रोडक्ट कैसे, ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रियल टाइम में जो चीज़ें सारा काम होता है वो फ्रंट एंड में काम होता है। तो फ्रंट एंड से डेटा हमें रीड करना हो, रीड करने के बाद डिफरेंट टाइप के जो होते हैं इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने वाले जो बंदे होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू, सारे काम इंटरनेट के थ्रू हो रहा है ना, इंटरनेट से हो रहा है सारा काम। ऑर्डर यहाँ प्लेस किया, चला गया किधर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, बिल जनरेट हुआ, पैसे पे किया, सीधा आ गया। तो सारा का सारा काम क्या हो रहा है, इंटरनेट एप्लीकेशन पे वर्क हो रहा है। अब देखो, तो यहाँ जो आपने प्रोग्राम बनाया ये आपके मशीन पे है, आपके सिस्टम कंप्यूटर पे क्या है, आपके सिस्टम में वो प्रोग्राम अवेलेबल है। कौन से ड्राइव पे अवेलेबल है, डी ड्राइव में। उसे दुनिया के बारे में से पता ही नहीं है कि आप किस प्रोग्राम में है। तो आप कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे इंटरनेट पे, क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है आपके पास या कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप इंटरनेट एप्लीकेशन बना सकें। जावा क्या इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल है, जावा प्रोवाइड करता है इंटरनेट एप्लीकेशन, जावा से इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। सी के बेस पे बना सकते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन, सी लैंग्वेज का यूज़ करके। सी लैंग्वेज, सी पढ़े हो यार नहीं? सी लैंग्वेज ये हार्डवेयर पे चलता है, डायरेक्ट हार्डवेयर सपोर्ट करता है लैंग्वेज। इसमें पॉसिबल नहीं है कि ये इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन ये बना सके, मीन्स वन कंप्यूटर इंटरेक्ट कर सके अनदर कंप्यूटर के साथ। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम क्या आ रही थी मार्केट में, इसलिए लॉन्च किया गया इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन, क्योंकि सारा बिजनेस इंटरनेट पे जा रहा था। तो कैसे सारी चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए, इंटरनेट से कैसे कनेक्ट किया जाए, उसके लिए जावा लैंग्वेज आया। बट प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि जो कोड होता है ये कोड कंप्यूटर हमारा नहीं समझता, उसको बाइनरी लैंग्वेज में देना है। बट मार्केट नेट पे अगर कोई एप्लीकेशन मैं डिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एप्लीकेशन है, आपने बनाया जावा पे, जावा का यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाया और उसको सर्वर पे क्या किया, डिप्लॉय कर दिया। ये सर्वर क्या है यार, ये जो अभी ये जो रन हो रहा है प्रोग्राम, कहाँ रन हो रहा है यार, ये सर्वर पे रन हो रहा है। ये सर्वर है, क्या सर्वर है, लोकल होस्ट हमारा सर्वर है। ये सर्वर पे डाल दिया हमने, सर्वर प्रोग्राम मीन्स लोकल होस्ट सर्वर पे, टॉमकेट सर्वर, इसके पीछे बैकएंड में टॉमकेट सर्वर काम कर रहा, तो लोकल होस्ट पे ये रन हो रहा सारा प्रोग्राम। तो हमने क्या किया, अपना एप्लीकेशन डाल दिया। लेकिन मार्केट में जितने भी यूज़र होते हैं, क्या सारे के सारे यूज़र विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? सभी लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं? नहीं, कोई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, कोई सोलारिस यूज़ कर रहा है, कोई यूज़ कर रहा है कि लिनक्स, कोई उबुंटू, मल्टीपल टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो बताइए, आपने जो एप्लीकेशन बनाया वो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन के लिए तो बना दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, ये सिर्फ जो है विंडोज़ पे ही वर्क कर सकता है, बाकी पे वर्क नहीं कर सकता। क्योंकि जो कोड था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, सबका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड अलग अलग होगा समझने का। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो कोड सबका क्या होता है,
अलग होता है। तो मान लीजिए यहाँ पास विंडोज का है, तो विंडो विन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके लिए क्या प्लान बनाया गया कि प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम को कंपाइल किया जाए। फर्स्ट कंपाइल करने के बाद इसको एक ऐसे कोड में कन्वर्ट किया जाए जिसमें एक ऐसे कोड में कन्वर्ट किया जाए, एक कोड में कन्वर्ट किया गया। और इस कोड को, ये जो कोड बनेगा, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड किया जाए। कैसे? इस कोड को मैं बोलता हूँ, ये कोड प्रोग्राम आपका क्या है, जावा में लिखा गया है, कोड आपका कन्वर्ट किया गया। अब इस कोड को कन्वर्ट करना है किस लैंग्वेज में? अगर इस कोड को चाहिए बाइनरी विंडोज फॉर्म में प्रोवाइड करो, कोड आपके पास है, इस कोड में चेंज करना हो सोलारिस तो सोलारिस में, कोड को चेंज करना है लिनक्स पे, और मैक पे चाहिए तो मैक पे। तो सभी के लिए, विंडोज के लिए, मैक के लिए, मैक, लिनक्स एंड और सोलारिस, सभी के लिए क्या है, ये कोड की ज़रूरत है। क्योंकि कोड प्रोग्राम आप, अगर मान लीजिए ये प्रोग्राम आपने लिखा किसके लिए, विंडोज़ के लिए, तो विंडोज़ पे तो चलेगा, लेकिन मैक के लिए लिखना होगा तो आपको फिर से प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे ना मैक के लिए। हाँ, मैक के लिए फिर से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तो मैक के लिए भी लिखना पड़ेगा, और इसके लिए लिखना पड़ सकता है, कहाँ चला गया, मैक के लिए लिखना पड़ सकता है। और बोलो कैसे चल रहा है, कोई डेट 1 मिनट। मैक के लिए लिखना पड़ सकता है, और लिखना पड़ सकता है किसके लिए, सोलारिस के लिए, तो सभी के लिए कितने प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे? डेवलपर का हेडेक इंक्रीज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? डेवलपर बोलेगे यार अभी तो सेम एप्लीकेशन हमने विंडोज के लिए बनाया, फिर से कोड लिखना पड़ेगा किसके लिए, मैक वालों के लिए। बस इतने प्रोग्राम आपको बनाने पड़ेंगे क्या करने के लिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में अपने एप्लीकेशन को रन कराने के लिए। डिफरेंट प्रोग्राम में क्यों रन करवाना है? क्योंकि मार्केट में रिक्वायरमेंट है। अगर आप पीछे रहोगे तो दूसरा क्या करेगा, अपना बिजनेस ग्रो करा लेगा। तो आप चाहेंगे ना कि आपका बिजनेस, जो भी यूज़र है मैक वाला हो तो उसके भी सिस्टम पे हमारा एप्लीकेशन रन हो, विंडोज़ वाला है तो वो रन हो, सोलारिस वाला हो तो भी हमारा एप्लीकेशन रन होना चाहिए। तो आप सारे प्लेटफॉर्म पे अपना एप्लीकेशन रन कराना चाहेंगे ना। कोई भी बिजनेसमैन होगा वो चाहेगा ना कि जितने भी मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है सब पे चलाओ। आप कोई मोबाइल गेम लॉन्च किए, बोलेंगे नहीं सिर्फ क्या चलेगा, ये मेरा मोबाइल जो चलेगा सिर्फ एंड्रॉयड पे चलेगा, आईफोन में नहीं चलेगा। तो जितने भी आईफोन यूज़र हैं वो गेम यूज़ कर पाएंगे, वो गेम चलाएंगे नहीं। तो जिसने गेम बनाया है वो आईफोन यूज़र के लिए बनाया ही नहीं। तो जो आईफोन यूज़र होंगे, आपका मार्केट में जो कंपटीशन होगा वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा ना, आप पीछे रह जाओगे। तो आपको चाहिए ना कि मेरा गेम जो मैंने बनाया है वो आईफोन पे भी चले, सैमसंग में भी चले, और डिफरेंट जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन सभी पे भी रन होना चाहिए। हाँ, उसकी जो आपका वर्जन है, जो आपकी कैपेसिटी है, आपके हार्डवेयर की रैम क्या होनी चाहिए, उसका स्पेस कितना होना चाहिए, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन मेन रीज़न प्रॉब्लम क्या है कि डेवलपर कितना कोड लिखेगा सबके लिए, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। प्रॉब्लम है ना डेवलपर के लिए। इसके लिए क्या रास्ता निकाला जाए बोलो? इसके लिए कंपनी ने क्या किया कि बोले कि डेवलपर का काम रिड्यूस कर दिया जाए, डेवलपर को परेशान न करे। डेवलपर वन टाइम कोड को लिख दे, एक
बार लिख दे कोड, इस कोड को हम एक डिफरेंट कोड में कन्वर्ट करेंगे जिसको बोलते हैं बाइट कोड। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, बाइट कोड। बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाए। ओके, इन्होंने चलिए इस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बाइट कोड को हम प्रोवाइड करेंगे जेवीएम को, इस जेवीएम को, और ये जेवीएम कन्वर्ट करेगा हमारे लिए विंडोज में क्या, बाइनरी फॉर्म्स। बाइनरी फॉर्म, बाइनरी मीन्स क्या होती है यार, बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म कौन समझता है, बाइनरी फॉर्म कौन समझता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा कोई एक एग्जांपल बताइए जो बाइनरी फॉर्म हो, जो आप यूज कर रहे हैं बाइनरी डेटा। मालूम है? नहीं मालूम है किसी को? बाइनरी, बाइनरी क्या होती है? 0 1। हाँ, तो ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये ज़्यादा जो जितने भी एप्लीकेशन दिख रहे हैं, ये क्या बाइनरी फॉर्म में बने हुए हैं, बाइनरी में है या नहीं? ये सारे सॉफ्टवेयर जितने आइकन दिख रहे हैं ये सब बाइनरी फॉर्म में है। इसलिए जैसे ही आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तुरंत क्या होता है, कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर देता है। क्यों? क्योंकि इस सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर कन्वर्ट किया गया है ये बाइनरी फॉर्म में है, ये बाइनरीज डेटा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको आइकन दिख रहा है। अभी इसको डबल क्लिक करेंगे तुरंत ओपन हो जाएगा। अब इसके लिए क्या सर्वर की ज़रूरत है, सर्वर पर रन कराना नहीं, ये डायरेक्ट क्या करता है, ये बाइनरी फॉर्म ही है लेकिन आइकन लगा है, इस वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा। ये सारा डेटा इसके अंदर इंटरनल सब बाइनरी में स्टोर किया गया, बाइनरी में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, ओके। अब देखो इधर, तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कराना है। तो जो जेवीएम है, ये जेवीएम बाइट कोड वन टाइम जनरेट होगी, ओनली वन टाइम। लेकिन जेवीएम क्या करता है, विंडोज़ के लिए डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो कोड कन्वर्ट करता है ओनली किसके लिए, विंडोज़ के लिए। अगर आपको मैक के लिए चाहिए तो आपको मैक का जेवीएम डाउनलोड करना पड़ेगा। ये मैक के लिए कोड क्या करेगा, जनरेट करेगा। अगर आपको चाहिए सोलारिस के लिए तो सोलारिस का जेवीएम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर में। तो ये सोलारिस के लिए आपको कोड लिख के देगा, कन्वर्ट करके देगा। समझ में आ रहा? लिनक्स के लिए चाहिए तो लिनक्स का जेवीएम चाहिए, तो ये लिनक्स को कोड प्रोवाइड करेगा। तो बाइट कोड आपका वन टाइम जनरेट होगा और आप जेवीएम की हेल्प से जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस प्लेटफॉर्म में आपको रन कराना है उसका आपका जेवीएम होना चाहिए। ठीक है, तो जो JDK8 है, JDK8 मैंने आज कल आपको बताया था, JDK8 हम डाउनलोड कर रहे थे, JDK8 डाउनलोड किया जा रहा था यहाँ। JDK8 मैंने कल बताया था, यहाँ देखिए JDK लिनक्स के लिए JDK है ना। JDK क्या प्रोवाइड करता है, JDK क्या प्रोवाइड करता है आपको, कंपाइलर प्लस एग्जीक्यूट करने के लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्लेटफॉर्म। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है, JDK। तो JDK कंटेन कर रहा है आपके जेवीएम को और कंपाइलर को। तो जो इसके पास जो जेवीएम है वो किसके लिए जेवीएम अवेलेबल है, लिनक्स के लिए ना। तो जब आपको लिनक्स पे चाहिए तो ये JDK लिनक्स वाला डाउनलोड करना पड़ेगा, ना कि विंडोज़ का। अगर विंडोज़ का डाउनलोड करेंगे तो चलेगा आपके सिस्टम में, नहीं। सोलारिस का कंप्यूटर है तो सोलारिस का JDK डाउनलोड करेगा। क्यों? क्योंकि जो JDK सोलारिस वाला है वो सोलारिस के लिए जेवीएम प्रोवाइड करेगा। तो सन माइक्रो सिस्टम वालों ने क्या किया, डेवलपर का हेडेक रिड्यूस कर दिया कि डेवलपर आप टेंशन मत लो, हमने क्या किया है, एक जेवीएम बना दिया है, जावा वर्चुअल मशीन। ये मशीन जो आपका कोड होगा वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए हम कन्वर्ट करा देंगे। तो इसलिए जावा को क्या बोला गया,
जावा को बोला गया, ना कि जेवीएम को। जावा जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को बोला गया है कि राइट वंस डिप्लॉय एनीवेयर। राइट वंस मतलब एक बार कोड लिखो, डिप्लॉय करो कहीं भी, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में डिप्लॉय कर दो। इसलिए इसका स्लोगन दिया गया है जावा का, राइट वंस डिप्लॉय एनीवेयर। आया समझ में? जावा क्या है यार, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? जावा लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता है। क्यों रन हो सकता है? क्योंकि उसके पास सभी प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए उन्होंने जेवीएम बना के रखा है। अब ये जेवीएम को अगर बोले कि जेवीएम आपका इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, तो जेवीएम आपका डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? यार जेवीएम डिपेंडेंट है किस पे? ये ओनली ये जेवीएम चलेगा तो विंडोज पे चलेगा, ये जेवीएम होगा तो जेवीएम किसका होगा? मैक का होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिपेंडेंट कौन है? जेवीएम है, और जावा लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। इसलिए मार्केट में इतना पॉपुलर क्यों है ये जावा? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। आया समझ में यार? जावा इंडिपेंडेंट क्यों है? हेलो, जावा इंडिपेंडेंट क्यों है? अच्छा, 1 मिनट रुकना है। क्योंकि सर ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। गुड, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम रन करा सकते हैं। प्लेटफॉर्म मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो जेडीके अगर आप डाउनलोड करते हैं तो अभी डाउनलोड किसके लिए करना होगा? जो आपका कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है तो मैक के लिए ये वाला जेडीके डाउनलोड करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट एंड कंपाइल करने के लिए। तो कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है किसको? प्रोग्राम को। आपका ये प्रोग्राम फर्स्ट कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने से क्या मिलेगा आपको? एक बाइट कोड। जब आप कंपाइल करेगा तो क्या जनरेट होगा यार? बाइट कोड। ये आपका जावा प्रोग्राम a.java जावा प्रोग्राम बाइट कोड, ये बाइट कोड क्या है? बाइट कोड a डॉट क्लास जो जनरेट होती है उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? ये फाइल जो होती है बाइट कोड फाइल है। तो ये किसके हेल्प से होती है? कंपाइलर। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक क्या है? सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम रन करते हैं, मीन्स कंपाइल करते हैं और वो कंपाइल करने के बाद एक बाइट कोड जनरेट करके देता है। और वो बाइट कोड क्या होता है? डॉट क्लास। ये डॉट क्लास जो क्रिएट होता है वो कौन सी फाइल होती है? बाइट कोड फाइल। अब कंपाइलर सॉफ्टवेयर का नेम क्या है? कंपाइलर जो सॉफ्टवेयर उसका नेम क्या है? जावा सी। उस सॉफ्टवेयर का नेम क्या है? जावा सी। तो जावा सी एक कमांड है, इस सॉफ्टवेयर का नेम है जावा सी। ये किस टाइप का फाइल है जावा सी? exe एग्जीक्यूटेबल फाइल, exe जावा exe एग्जीक्यूटेबल फाइल। जैसे ही इस फाइल को आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये सॉफ्टवेयर रन होगा और आपका कोड a.java जो प्रोग्राम है इसको कन्वर्ट करेगा आपको a क्लास फाइल में, बाइट कोड में, ठीक है। अब ये बाइट कोड को जरूरत किसको है यार? इस बाइट कोड को जरूरत किसको है? जेवीएम को। अब हम जेवीएम को प्रोवाइड करेंगे। जेवीएम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। तो ये जो बाइट कोड है इसको हमने पास किया जेवीएम को, जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम इस बाइट कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में। जेवीएम किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है यार? बाइनरी फॉर्म में। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं जावा
डॉट ई जावा EXE। ये जावा क्या है आपका, ये एक सॉफ्टवेयर है जो रन करता है, आपको बाइट कोड से कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी फॉर्म में। तो ये जो डेटा आपको मिला किसमें, बाइनरी में, बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म मीन्स आपका 0011 के फॉर्म में। और इस बाइनरी फाइल को, ये बाइनरी फाइल को हम पास किसको पास करेंगे, बाइनरी फाइल को। बाइनरी फाइल मिल गई तो क्या करेगा, जो हम आपका सिस्टम है वो एग्जीक्यूट कर देगा ना वो प्रोग्राम। हाँ, ये आपका सिस्टम। अब इस ये जो बाइनरी होगी सिंपल, ये ट्रांसफ़र किया जाएगा ये बाइनरी डेटा क्या 10001, और यहाँ इंटरनल प्रोसेस चलेगी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस कोड को अंडरस्टैंड करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा, डिस्प्ले कराएगा आपके प्रोग्राम में, मीन्स आपके सिस्टम में जो भी आपने कोड लिखा होगा। हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपने प्रोग्राम लिखा जो भी है, समझ में आया? सॉरी यार, एक मिनट। हेलो, जितेंद्र का नेटवर्क इशू है, गायब हो गया। अच्छा अच्छा, चलो यहाँ तक कोई डाउट, कुछ पूछना हो आप लोग को? यहाँ हमें किसकी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, एक कंपाइलर जो कोड को हमारे कंपाइल करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। दूसरा क्या चाहिए, JVM जो हमारे बाइट कोड को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और वो बाइनरी फॉर्म आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। ठीक है, तो ये जो पैकेज है, कंप्लीट पैकेज कौन प्रोवाइड करता है, आपका JDK आपको प्रोवाइड करेगा, कंपाइलर प्लस JVM। कंपाइल करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है जावा C, एंड JVM जो है जावा EXE। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दो, कल कंटिन्यू करेंगे। कल आपको JDK डाउनलोड करेंगे और कैसे सर ये एडिट प्लस क्या था? हाँ क्या, कल जिसमें हम सब सर कोड लिख रहे थे तो वो एडिट प्लस था ना, तो एडिट प्लस क्या है सर? कंपाइलर है क्या है? नहीं, एडिट प्लस तो एडिटर है ना, ये कोड लिखने के लिए। ये जो बाइनरी, ये जो कोड लिखेंगे आप a.java जावा फाइल बनाएंगे, तो ये जो जिस पे ये पेज लिखा जाएगा वो IDE पे लिखा जाएगा, मीन्स एडिट प्लस पे। एडिट प्लस एक सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है एडिट प्लस, जिसमें हम लिखेंगे कोड, और इस कोड को कंपाइलर की हेल्प से हम कंपाइल करेंगे। तो जो भी IDE होता है, जैसे कि हायर IDE है, जैसे एडिट प्लस में हम कंपाइलर की जो लोकेशन है, कंपाइल कैसे किया जाता है, वो इंटरनली इसको होल्ड करके रखता है, मीन्स उसके अंदर लिखा गया है वो कोड, शॉर्टकट की बना दिया गया है, कंट्रोल हमने बनाया है Ctrl+1। इससे क्या होगा, इस एडिट प्लस पे Ctrl+1 करोगे तो ये कंपाइलर जो है, ये कंपाइलर एग्जीक्यूट होगा, मीन्स ये कंपाइलर चलेगा, ये सॉफ्टवेयर रन होगा। और एडिट प्लस में हमने ये सारा मैनुअली चीज़ बनाया है, लिखा है, ठीक है, राइट किया है। ये Ctrl+2 लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और यहाँ आउटपुट आएगा। तो कल मैंने आपको बताया था ना, कंपाइलर मीन्स कंपाइल करने के लिए इसका लोकेशन हमने यहाँ पर दिया है एडिट प्लस में। एडिट प्लस जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है IDE, इसको नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन हमने इसमें कॉन्फ़िगर किया है वो सॉफ्टवेयर टूल्स। ये देखिए, कंपाइलर, JVM, जावा P, जावा वर्बोस, यहाँ पर Ctrl+1 हमने शॉर्टकट की बनाया, Ctrl+2 इसके लिए शॉर्टकट की बनाया है कि Ctrl+1 दबाए तो ये चलना चाहिए। ठीक है, ये देखो कंपाइलर हुआ, कंपाइल हो रहा, और उसके बाद Ctrl+2। तो ये कैसे बनाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पास टूल्स में यूज़र टूल, यहाँ पास ये सॉफ्टवेयर,
यहाँ पास वो कमांड, वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल कहाँ है, तो हम ये बताएंगे प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके 11 बिन फोल्डर के अंदर जावा EXE, ये फाइल है ना, जावा C.exe फाइल, जावा सी मतलब कंपाइलर कहाँ प्रेजेंट है आपके इस प्रोग्राम फाइल के अंदर। ठीक है, कल बताएंगे, सारा चीज़ बताएंगे, A to Z पूरा डेप्थ में सब बताऊंगा कि कहाँ कहाँ चीज़ें क्या अवेलेबल है, कैसे निकालना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सब प्रोग्राम फाइल्स जावा के अंदर जेडीके 11 के अंदर बिन फोल्डर के अंदर आपका ये आएगा जावा सी सॉफ्टवेयर कहीं दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर है ना जावा सी। तो ये जावा सी मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन जैसे ही आप ये रन होगा, इस कमांड को हम टाइप करेंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल करेगा। और यहाँ पर जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है जावा कहीं दिख रहा है आपको, java.exe, देखो इसी में कहीं होगा ये टॉप पे आओ, JRE, ये java.exe। तो ये आपका ये कंपाइलर है और ये आपका JVM है। ठीक है, ये JVM क्या करता है, आप जो डॉट क्लास फाइल जो जनरेट होंगी उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कराता है। ठीक है, जैसे कि ये जो लोकेशन है, ये जो जहाँ फोल्डर अवेलेबल है, देखिए abc.java, ये क्या है आपका प्रोग्राम, लेकिन abc.class ये क्या है, डॉट क्लास, ये बाइट कोड है। ये क्या कोड है, ये बाइट कोड है। इस ये बाइट कोड जो बनाया गया है, ये बाइट कोड कन्वर्ट होता है आपके किसमें, बाइनरीज लैंग्वेज में, बाइनरी फॉर्म में, और वो बाइनरी फॉर्म अंडरस्टैंड करता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल बाइट कोड क्यों, बाइट कोड ही क्यों, क्योंकि इसका भी बहुत बड़े एडवांटेज है। आगे चल के अभी क्लासेस में बताएंगे कि डॉट क्लास फाइल का क्या रोल है, इसका क्या सिक्योरिटी रीजन है, कैसे सिक्योर किया जाता है, कैसी चीज़ें हैं। अभी सब चीज़ें आगे क्लियर होगी। अब एक दिन की क्लास में सारी चीज़ें तो क्लियर नहीं होगी ना, क्लियर, धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर होगा ना। यस सर। हाँ, क्योंकि बाइट कोड में हम कोड नहीं लिख सकते। क्या डेवलपर बाइट कोड लिख सकता है? नहीं, उसे मालूम ही नहीं है कैसे लिखना है। लेकिन यहाँ पास चीज़ें, अगर मैं एक भी चीज़ें इसमें ऐड कर देता हूँ, बाइट कोड में कोई भी चेंजेस कर देता हूँ, देखिए मेन लिखा है, मेन, और चीज़ें अभी हैं बताएंगे, ठीक है, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो बाइट कोड में अगर कुछ भी मैंने स्पेस वगैरह ये रिमूव कर दिया, ऐसा डिलीट कर दिया, कुछ भी छेड़खानी कर दी, जो हैकर अटैकर होते हैं ना, तो वो अगर कुछ भी मिसलेनियस कोड इसके अंदर डाल दिए, अपना कोड बना के पेस्ट कर दिए, क्योंकि बाइट कोड क्या होता है, आपका ट्रेवल करता है नेटवर्क पे, इंटरनेट एप्लीकेशन पे जो यूज़ की जाती है वो डॉट क्लास फाइल यूज़ की जाती है, ना कि आपका सोर्स कोड। क्यों सोर्स कोड नहीं यूज़ करते हैं? सोर्स कोड क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि मैंने 1 करोड़ रुपीस लगा के मैंने एक एप्लीकेशन बनाया और उसका सोर्स कोड मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो बताओ दूसरा आदमी को तो फ्री में मिल गया ना, उसको तो 1 करोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो दूसरा आदमी क्या करेगा, व्हाट्सअप बना देगा, व्हाट्सअप फेसबुक बना देगा, उसको मालूम पता चल जाएगा ना कि इसने क्या क्या क्लासेस बनाए, कितने मेथड्स बनाए, क्या किससे फेच कर रहा है, कितने APIs कॉल किए। लेकिन हम बाइट कोड देंगे तो वो हमारे लॉजिक को नहीं समझ सकता कि इसने क्या लिखा है, कैसे लॉजिक लगाया है। तभी तो मार्केट में डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कंपनियां बड़े बड़े एप्लीकेशन बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, तो कंपनी सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करती है, वो क्या प्रोवाइड करती है, बाइट कोड्स मीन्स डॉट क्लास फाइल सेंड करती है किसी भी कस्टमर को। कोई भी क्लाइंट है, आपका एप्लीकेशन है, क्लाइंट है, आपने बनवाया, तो आपको डॉट क्लास फाइल दिया जाएगा, ना कि सोर्स कोड। सोर्स कोड देंगे, पता चला कि आपका पड़ोसी है, वो बोल दिए कि अरे यार तुमने कितने में सॉफ्टवेयर बनाया, आपने बताया 1 करोड़ लगा, बोले मुझे 50 लाख रुपीस देता मैं तो बना देता। बोले हाँ ठीक है, ले, अब अगले बार से मेंटेनेंस का सारा पैसा तुझे ही दूंगा। ये बोले ये दिखा अपना सोर्स कोड, सारा सोर्स कोड तुमने दे दिया। तो कोई भी कंपनी नहीं देगी ना, क्यों? क्योंकि एक बार कस्टमर फंस गया तो फंस गया हमेशा के लिए। उसको मेंटेनेंस चाहिए तो हमारे पास ही है, दूसरे के पास नहीं जा सकता, दूसरी कंपनी में नहीं जा सकता। आया समझ में क्या क्या सीन है? सोर्स कोड मिल जाएगा आपको, डॉट जावा फाइल मिल जाएगी तो आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन डॉट क्लास फाइल में कोई चेंजेस नहीं कर सकते।
अब कोई डेवलपर नहीं समझ सकता कि इसकी लॉजिक क्या लिखनी है। ठीक है, चलो आगे कल क्लास देखेंगे, और जिसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, पेंडिंग है, उसको क्लियर करा लो यार तुम लोग। ओके सर। हाँ, कोई डाउट? और क्या है यार, लेंथ नहीं बढ़ा रहे हो यार इस बैच का, ऐसे चलेगा तो फिर कैसे बैच कंटिन्यू होगा? आसमानी क्या हुआ? आपको फ्रेंड बोल रहे थे ज्वाइन करने के लिए, अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ। हाँ, आज आज आशीष बोल रहा था सर मुझे कि मैं ज्वाइन करूंगा करके। उसने खुद से मुझे बोला था कि आज मैं ज्वाइन करूंगा। पता नहीं मतलब आशीष का तो वो ज्वाइन कर आशीष नहीं बोला, आशीष तो ज्वाइन कर लेगा, वो तो पढ़ा हुआ है, नहीं, फ्रेशर वही स्टूडेंट वही है तो यार, लड़के फ्रेशर। नहीं, वो खुद फिर 2-3 लड़के मतलब लाने वाला था, ऐसे भी बोला था मुझे। इसीलिए आपको आशीष का अच्छा बोल तो रही हूँ। ठीक है, बात कर लो एक बार और। बोलो क्या है कि फिर बैच ज्यादा आगे बढ़ जाएगा तो फिर चीजें वापस नहीं आ पाती ना, फिर नया बैच बनाने का भी टाइम भी नहीं, यही स्लॉट ही खाली है, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो चीजें धीरे धीरे आगे हो जाती है, तो फिर लड़के बोलते हैं अरे सर क्लास आगे हो गई है, अब जब नया बैच बनेगा तब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी कोशिश करो, बैच बढ़ाओ और बात करो, है ना? ठीक है, जैकी।